नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के बढ़ते शहरों के साथ आप कह सकते हैं और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जी शहरी स्थानीय शासन यानी हमारी नगर पालिकाएं। बिल्कुल। और जो लोग सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये शहरों का शासन चलता कैसे है। हाँ, ये बात तो है। तो आज हम इसी व्यवस्था की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि ये शहरी निकाय ये कैसे बने, इन्हें संवैधानिक पहचान कैसे मिली, इनकी बनावट क्या है, ये काम क्या करते हैं और इनके पास पैसा कहां से आता है। चलिए इस पूरी व्यवस्था को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। देखिए, आसान शब्दों में अगर कहें तो शहरी स्थानीय शासन का मतलब है कि किसी शहर या कस्बे का प्रशासन वहां रहने वाले लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चलाएं। अच्छा, कौन सा इलाका शहरी माना जाएगा ये राज्य सरकार तय करती है। ठीक है। और अगर केंद्र सरकार के स्तर पर देखें तो शहरी शासन से जुड़े मामलों को मुख्य तौर पर 3 मंत्रालय संभालते हैं। 3 मंत्रालय कौन कौन से? एक तो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जो शहरी विकास से जुड़े मुद्दे देखता है। फिर फौजी छावनी वाले जो इलाके होते हैं उनके लिए रक्षा मंत्रालय। अच्छा। और केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों के लिए गृह मंत्रालय। अच्छा, तो ये व्यवस्था मतलब आज की तो है नहीं, इसकी जड़ें तो काफी पुरानी लगती है, शायद अंग्रेजों के जमाने की। हाँ बिल्कुल। इसके बनने की कहानी में कुछ खास मोड़ क्या रहे? हाँ, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। सोचिए 1688 में मद्रास में भारत का पहला नगर निगम बना था। 1688 काफी पहले। जी, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी उस समय के हिसाब से। फिर 1726 आते आते बॉम्बे और कलकत्ता में भी नगर निगम बन गए। लेकिन जो असली बदलाव की आहट आई वो कह सकते हैं लॉर्ड मेयो के 1870 के वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रस्ताव से। इसमें स्थानीय संस्थाओं को कुछ वित्तीय ताकत देने की बात कही गई थी। अच्छा। मगर जिस कदम को मील का पत्थर माना जाता है वो था लॉर्ड रिपन का 1882 का प्रस्ताव। हाँ, रिपन का प्रस्ताव। इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं ना? बिल्कुल। मैग्ना कार्टा क्यों, ऐसा क्या खास था उसमें? खास ये था कि रिपन ने, आप देखिए, सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं सोचा, बल्कि लोगों को राजनीतिक और सार्वजनिक शिक्षा देने के मकसद से स्थानीय निकायों को ज्यादा अधिकार और स्वतंत्रता देने पर जोर दिया। अच्छा, मतलब लोगों की भागीदारी बढ़े। हाँ, उनका मानना था कि लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को बेहतर समझते हैं और उन्हें हल करने की जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। जी। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ये तो महत्वपूर्ण बात है। जी, इसके बाद भी सुधार होते रहे। 1907 में एक रॉयल कमीशन बना। फिर 1919 के कानून में स्थानीय स्वशासन को प्रांतों का विषय बनाया गया जिसे एक भारतीय मंत्री देखता था। 1924 में छावनी इलाकों के लिए अलग कानून आया और 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने इसे पूरे तरह प्रांतीय विषय बना दिया। यानी धीरे धीरे इन संस्थाओं को शक्ल मिली, अधिकार बढ़े, लेकिन आजादी के बाद भी इन्हें मजबूत करने के लिए कोशिशें हुई होंगी। कुछ समितियों का जिक्र आता है अक्सर। निश्चित रूप से आजादी के बाद केंद्र सरकार ने समय समय पर कई समितियां बनाई ताकि शहरी शासन को बेहतर बनाया जा सके। जैसे पीके वट्टल समिति थी, उसने स्थानीय वित्त को देखा। जॉन मथाई आयोग ने टैक्स व्यवस्था को, एपी जैन समिति ने गांव शहर के रिश्तों को समझा और सीएम कोरिया आयोग ने बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों पर गौर किया। इन सब ने अपनी अपनी सिफारिशें दी। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद इन निकायों को असली संवैधानिक ताकत मिलने में काफी वक्त लग गया। और यहाँ जैसा आपने कहा 74वें संविधान संशोधन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। हाँ बिल्कुल। ये कैसे हुआ, मतलब ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? हाँ, ये एक निर्णायक मोड़ था। संवैधानिक दर्जा देने की पहली गंभीर कोशिश वो राजीव गांधी सरकार ने 1989 में की थी। 65वां संविधान संशोधन विधेयक, नगर पालिका विधेयक जी। ये लोकसभा में पास भी हो गया पर राज्यसभा में अटक गया। अच्छा, राज्यसभा में। हाँ, फिर वीपी सिंह सरकार ने 1990 में दोबारा कोशिश की, लेकिन वो सरकार गिरने से वो प्रयास भी अधूरा रह गया। आखिरकार पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय में सितंबर 1991 में एक संशोधित विधेयक लाया गया जी। वो दिसंबर 1992 में संसद से पास हुआ। राज्यों के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिली और ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में
1 जून 1993 से लागू हुआ। 1 जून 1993, ये तारीख महत्वपूर्ण है। जी हाँ, भारतीय शहरी शासन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण। तो इस 74वें संशोधन ने आखिर क्या बदला? इसका असर क्या हुआ शहरी शासन पर? इसने बुनियादी बदलाव किए। पहला, संविधान में एक नया भाग IXA जोड़ा गया, जिसका नाम ही नगर पालिकाएं है। भाग IXA? हाँ, इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक सारी व्यवस्था दी गई है। दूसरा, एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची, इसमें क्या है? इसमें नगर पालिकाओं के 18 काम बताए गए हैं, यानी वो कौन कौन से क्षेत्रों में काम कर सकती हैं। अच्छा, 18 कार्यात्मक विषय। जी, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया। अच्छा, अब ये सिर्फ राज्य सरकारों की मर्जी पर नहीं थी। संविधान ने राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे इस नई व्यवस्था को अपनाएं। मतलब अब ये बाध्यकारी हो गया राज्यों के लिए? हाँ, इसे आप कह सकते हैं कि अब इन निकायों को कानूनी कवच मिल गया। वे संविधान के न्यायोचित भाग में आ गए। न्यायोचित भाग मतलब अगर राज्य सरकारें कानून के हिसाब से काम ना करें तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अच्छा, कोर्ट जा सकते हैं। जी, इसका मकसद था शहरी सरकारों को दोबारा जान देना, उन्हें मजबूत करना, ताकि वो सही मायनों में स्वशासन की इकाइयां बन सकें। तो इस कानून की मुख्य बातें क्या हैं? जैसे ये कितनी तरह की नगर पालिकाएं बनाने की बात करता है? ये कानून कहता है कि हर राज्य में मोटे तौर पर 3 तरह की नगर पालिकाएं होंगी। 3 तरह की? हाँ, पहली है नगर पंचायत। ये उन इलाकों के लिए है जो गांव से शहर बन रहे हैं, मतलब संक्रमणशील क्षेत्र। अच्छा, ट्रांजिशनल एरिया। बिल्कुल। दूसरी है नगर परिषद। ये छोटे शहरों के लिए होती है। छोटे शहर, ठीक है। और तीसरी है नगर निगम। ये बड़े शहरी इलाकों के लिए होते हैं, जैसे महानगर। अच्छा, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। जी हाँ, एक छूट जरूर है इसमें। छूट? कैसी छूट? अगर किसी शहरी इलाके में सारी नागरिक सुविधाएं कोई बड़ी फैक्ट्री या औद्योगिक इकाई दे रही हो, तो राज्यपाल उस इलाके को औद्योगिक टाउनशिप घोषित कर सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल टाउनशिप। हाँ, फिर वहाँ नगर पालिका बनाना जरूरी नहीं। और ये कौन तय करता है कि कौन सा इलाका नगर पंचायत बनेगा, कौन सा परिषद, कौन सा निगम? ये राज्यपाल तय करते हैं। इसके लिए वो कई पैमाने देखते हैं, जैसे जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या का घनत्व क्या है, कमाई कितनी है उस इलाके से, खेतीबाड़ी के अलावा दूसरे कामों में लगे लोगों का प्रतिशत कितना है, और इलाके का आर्थिक महत्व क्या है। इन सब आधारों पर वर्गीकरण होता है। और इनकी बनावट कैसी होती है? सदस्य कैसे चुने जाते हैं? क्या बाहरी लोग भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, नगर पालिकाओं के सभी सदस्य वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन? हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन। इसके लिए पूरे इलाके को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। ठीक है। अब नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, ये तय करने का अधिकार राज्य की विधानसभा को दिया गया है। वो तय कर सकती है? हाँ। अच्छा, वो राज्य पर निर्भर करता है? जी, सदस्यों के अलावा कुछ और लोग भी नगर पालिका की बैठकों में शामिल हो सकते हैं। जैसे उस इलाके के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, यानी MP और MLA। और उस इलाके में वोटर के तौर पे रजिस्टर्ड राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य, यानी MP और MLC। अच्छा। साथ ही शहरी मामलों के विशेष जानकार या अनुभवी लोगों को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। ओके, नॉमिनेटेड सदस्य बिना वोटिंग राइट्स के। हाँ, और बड़ी नगर पालिकाओं में, मतलब 3 लाख से ज्यादा आबादी वाली, उनमें वार्ड समितियों का गठन भी जरूरी है। ये एक या ज्यादा वार्डों को मिलाकर बनती हैं। वार्ड समितियां? ठीक है। अब समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है, ये सामाजिक न्याय के लिए अहम सवाल है। बिल्कुल, और इसका स्पष्ट प्रावधान है 74th संशोधन में। हर नगर पालिका में अनुसूचित जातियों, SC और अनुसूचित जनजातियों, ST के लिए सीटें उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षित रहेंगी। जनसंख्या के अनुपात में? जी। और सबसे महत्वपूर्ण, कुल सीटों में से कम 1/3 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 1/3 महिलाओं के लिए? जी, ये बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। इसमें SC ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। अच्छा। अध्यक्ष के पद पर भी SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण कैसे लागू होगा, ये राज्य की विधानसभा
तय करेगी। राज्य चाहे तो पिछड़े वर्गों, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीटों या अध्यक्ष पद पर आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि SC/ST के लिए यह आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक अनुच्छेद 334 में निर्धारित अवधि है, जो फिलहाल 2030 तक है। ठीक है, 2030 तक। इनका कार्यकाल कितना होता है, और अगर किसी वजह से नगर पालिका भंग हो जाए तो क्या होता है? सामान्य तौर पर कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल? हाँ, जो पहली बैठक की तारीख से गिना जाता है। हाँ, इसे समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। भंग भी हो सकते हैं? हाँ, लेकिन ऐसा करने से पहले नगर पालिका को अपनी बात रखने का, मतलब सुनवाई का उचित अवसर देना जरूरी है। ओके, नेचुरल जस्टिस। जी, अगर नगर पालिका भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराने जरूरी हैं। 6 महीने के अंदर? हाँ, लेकिन अगर भंग हुई नगर पालिका का बचा हुआ कार्यकाल ही 6 महीने से कम था तो फिर उस छोटी अवधि के लिए चुनाव कराना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये भी है। जी, एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई नगर पालिका समय से पहले भंग होने के बाद दोबारा बनती है तो वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए ही काम करती है, पूरे 5 साल के लिए नहीं। सिर्फ बची हुई अवधि के लिए। हाँ। सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के क्या नियम हैं? और चुनाव कौन करवाता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति सदस्य बनने के लिए अयोग्य माना जाएगा अगर वो राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। जी। या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी और कानून के तहत अयोग्य है। हाँ। उम्र के मामले में एक छूट है। क्या? अगर किसी ने 21 साल की उम्र पूरी कर ली है तो उसे सिर्फ इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसकी उम्र 25 साल से कम है। अच्छा, यानी 21 साल वाला भी लड़ सकता है चुनाव? अयोग्यता से जुड़े किसी भी सवाल पर फैसला कौन करेगा ये राज्य विधानसभा तय करती है। उसके लिए कोई अथॉरिटी बना सकती है। और चुनाव? जहां तक चुनावों की बात है तो वोटर लिस्ट तैयार करने से लेके चुनाव कराने तक की सारी जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। राज्य चुनाव आयोग? जी, ये एक स्वतंत्र संस्था है। जैसे भारत का चुनाव आयोग है केंद्र के लिए, वैसे ही ये राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराता है। ये सब तो हुई बनावट और चुनाव की बात, लेकिन असली ताकत तो अधिकारों, काम और पैसे से आती है। इस मामले में 74वां संशोधन क्या कहता है? बिल्कुल सही सवाल है। कानून कहता है कि राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को वो शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्व शासन की संस्थाओं के रूप में काम करने के लिए जरूरी हो। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना शामिल है। और वो जो 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे? हाँ, उन 18 विषयों पर काम करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नगर पालिकाओं की है। ठीक है। और पैसों का क्या? फाइनेंस? पैसों के मामले में राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को टैक्स, ड्यूटी, टोल वगैरह लगाने और वसूलने का अधिकार दे सकता है। अच्छा, मतलब टैक्स लगाने का अधिकार? जी, राज्य सरकार खुद जो टैक्स वसूलती है उसका कुछ हिस्सा भी नगर पालिकाओं को दे सकती है। डेवल्यूशन ऑफ फंड्स? हाँ, राज्य की संचित निधि से अनुदान, ग्रांट्स इन एड भी दिया जा सकता है। नगर पालिकाओं का अपना एक कोष, फंड बनाने का प्रावधान भी किया जा सकता है जहां सारा पैसा जमा हो। और एक राज्य वित्त आयोग का भी जिक्र आता है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। हाँ, ये वही आयोग है जो पंचायतों के लिए भी काम करता है। अच्छा, कॉमन है दोनों के लिए? जी, हर 5 साल में ये आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय हालत की समीक्षा करता है और राज्यपाल को सिफारिशें देता है। कैसी सिफारिशें? जैसे राज्य और नगर पालिकाओं के बीच टैक्स का बंटवारा कैसे हो, कौन से टैक्स नगर पालिकाओं को सौंपे जाएं, कितना अनुदान दिया जाए और उनकी माली हालत सुधारने के लिए क्या किया जाए। और मजे की बात यह है कि केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ये बताता है कि राज्य की संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए ताकि नगर पालिकाओं को ज्यादा संसाधन मिल सके। यानी एक तरह से केंद्र से भी लिंकेज है। जी बिल्कुल। और हिसाब किताब की पारदर्शिता के लिए ऑडिट वगैरह का क्या इंतजाम है? हाँ, राज्य विधानमंडल ही ये तय करता है कि नगर पालिकाएं अपना हिसाब किताब कैसे रखेंगी और उनका ऑडिट कैसे होगा। ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जरूरी है। ये कानून क्या हर जगह एक जैसा लागू होता है, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों या आदिवासी इलाकों में? देखिए, ये कानून केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहें तो कुछ बदलावों या छूट के साथ लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। अच्छा। ये कानून राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल्ड एरियाज और जनजातीय क्षेत्रों,
ट्राइबल एरियाज पर सीधे लागू नहीं होता। ओके, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज में नहीं। जी, और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के कामकाज पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि संसद चाहे तो कुछ बदलावों और अपवादों के साथ इन प्रावधानों को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है। आपने योजना बनाने की बात की, क्या जिला और महानगर के स्तर पर भी कोई योजना बनाने वाली समितियां होती हैं? ये कैसे काम करती हैं? हाँ, योजना बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण समितियां बनाने का प्रावधान है 74वें संशोधन में। कौन सी? पहली है जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डीपीसी। ये हर जिले में बनती है। डीपीसी, इसका क्या काम है? इसका काम है जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को मिलाकर, मतलब कंसोलिडेट करके पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का मसौदा ड्राफ्ट तैयार करना। अच्छा, इंटीग्रेटेड प्लानिंग। हाँ, कानून कहता है कि इस कमेटी के कम से कम 4/5 45th सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के चुने हुए सदस्यों में से ही होने चाहिए और उनका अनुपात जिले की ग्रामीण और शहरी आबादी के हिसाब से तय होता है। ठीक है, और दूसरी है महानगर योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, एमपीसी। ये एमपीसी ये कहाँ बनती है? ये हर महानगर क्षेत्र में बनती है, यानी ऐसा इलाका जहाँ 10 लाख या उससे ज्यादा आबादी हो। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। जी, इसका काम पूरे महानगर के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करना है। इसके कम से कम 2/3 सदस्य उस इलाके की नगर पालिकाओं के चुने हुए सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों में से होने चाहिए, जिनका अनुपात भी आबादी के हिसाब से तय होता है। और ये समितियां योजना बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखती हैं? ये दोनों समितियां योजना बनाते समय पूरे इलाके के साझा हितों का ध्यान रखती हैं, जैसे जमीन का सही इस्तेमाल कैसे हो, पानी जैसे संसाधनों का बंटवारा कैसे हो, सड़कों पुलों जैसे बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यावरण की सुरक्षा। साथ ही सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और उपलब्ध संसाधन कितने हैं, ये भी देखा जाता है। चुनाव से जुड़े मामलों में क्या अदालतों का दखल हो सकता है? कानून इस मामले में बहुत स्पष्ट है। चुनावी मामलों में अदालतों के दखल पर रोक लगाई गई है। रोक है मतलब जैसे वार्डों का बंटवारा कैसे हुआ या सीटों का आवंटन किस आधार पर हुआ, इन सवालों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा, अगर किसी को चुनाव पर आपत्ति है तो वो सिर्फ चुनाव याचिका, इलेक्शन पिटिशन के जरिए ही उसे चुनौती दे सकता है। इलेक्शन पिटिशन? हाँ, और वो भी उसी तरीके और उसी अधिकारी के सामने जिसे राज्य विधानमंडल तय करे। कोर्ट में सीधे नहीं जा सकते। ठीक है। आपने 12वीं अनुसूची और उसके 18 विषयों का जिक्र किया था। इसमें मोटे तौर पर किस तरह के काम आते हैं? हाँ, ये 18 विषय नगर पालिकाओं के काम का दायरा बताते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल है शहरों की प्लानिंग करना, मतलब टाउन प्लानिंग, जमीन का इस्तेमाल कैसे हो और मकान कैसे बने, इसके नियम बनाना, यानी लैंड यूज रेगुलेशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं बनाना, सड़कें और पुल बनाना, घरों और उद्योगों के लिए पानी की सप्लाई। ये तो बहुत बेसिक है। हाँ बिल्कुल। साफ सफाई और कूड़ा प्रबंधन, यानी पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, इसके अलावा आग बुझाने की व्यवस्था, यानी फायर सर्विसेज, शहर में पेड़ लगाना, अर्बन फॉरेस्ट्री, पर्यावरण का ध्यान रखना, समाज के कमजोर वर्गों जैसे दिव्यांगों के हितों की रक्षा करना। ठीक है। झुग्गी झोपड़ियों का सुधार, शहरी गरीबी कम करना, पार्क, बगीचे, खेल के मैदान जैसी सुविधाएं बनाना, पब्लिक एमिनिटीज। जी, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना और यहाँ तक कि बूचड़ खानों और चमड़ा रंगने के कारखानों को रेगुलेट करना भी शामिल है। अच्छा, ये भी? हाँ, आप देख सकते हैं कि ये सारे काम सीधे तौर पर शहर के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से जुड़े हैं। हाँ, ये तो सब बहुत जरूरी काम है। अच्छा, तो ये तो हुई 74वें संशोधन वाली 3 मुख्य तरह की नगर पालिकाएं। हाँ। लेकिन आपने शुरू में इशारा किया था कि भारत में कुल मिलाकर 8 तरह के शहरी निकाय हैं। हाँ। ये बाकी कौन से हैं और क्यों हैं? मतलब इतनी विविधता क्यों? हाँ, वो 3 जो हमने डिस्कस की, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, जी, वो तो संवैधानिक आधार वाले मुख्य प्रकार हैं। जी। लेकिन जरूरत के हिसाब से कुछ और तरह के निकाय भी काम करते हैं। कुल मिला के 8 प्रकार माने जाते हैं। 8 प्रकार कौन कौन से? देखिए, पहले 2 तो वही हैं, नगर निगम और नगर पालिका। ठीक है।
तीसरा है अधिसूचित क्षेत्र समिति। नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये क्या है? ये उन कस्बों के लिए होती है जो तेजी से औद्योगिक शहर बन रहे हैं या अभी पूरी तरह नगर पालिका बनने की शर्तें पूरी नहीं करते, पर सरकार उन्हें महत्वपूर्ण मानती है। अच्छा। ये सरकारी अधिसूचना से बनती है और इसमें सारे सदस्य मनोनीत होते हैं, मतलब सरकार नॉमिनेट करती है, चुने हुए नहीं होते। ओके, पूरी तरह नॉमिनेटेड। जी। चौथा है नगर क्षेत्र समिति। ये बहुत छोटे कस्बों के लिए होती है जिसके पास सीमित काम होते हैं, जैसे नाली, सड़क, रोशनी वगैरह। ये भी राज्य के कानून से बनती है और इसमें सदस्य चुने हुए, मनोनीत या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, ये मिक्स्ड हो सकती है। हाँ। पांचवा है छावनी बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड। हाँ, ये तो सुना है। ये फौजी छावनी वाले इलाकों में रहने वाली नागरिक आबादी के लिए होता है। ये केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। जी, और इसके लिए अलग केंद्रीय कानून है, छावनी अधिनियम। इसमें कुछ सदस्य चुने हुए होते हैं और कुछ पदेन होते हैं। पदेन मतलब अपने पद की वजह से सदस्य होते हैं, जैसे स्टेशन का कमांडिंग ऑफिसर इसका अध्यक्ष होता है। अच्छा। छठा है टाउनशिप। ये बड़े सरकारी कारखानों या कंपनियों द्वारा अपनी कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई जाती है, जैसे भेल या सेल की टाउनशिप होती है। हाँ, बिल्कुल वैसी। इसे कंपनी का ही एक अधिकारी, टाउन एडमिनिस्ट्रेटर चलाता है। इसमें चुनाव नहीं होते। ठीक है। सातवां है पोर्ट ट्रस्ट। ये बंदरगाह वाले इलाकों के लिए होते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। पोर्ट एरियाज के लिए। हाँ। इनका काम बंदरगाह का प्रबंधन और सुरक्षा करना है, साथ ही नागरिक सुविधाएं भी देना। ये संसद के कानून से बनते हैं। ओके। और आठवां प्रकार थोड़ा अलग है, विशेष प्रयोजन एजेंसी। स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये क्या करती हैं? ये किसी खास काम के लिए बनाई जाती हैं, पूरे शहर के लिए नहीं। मतलब ये फंक्शन बेस्ड होती हैं, एरिया बेस्ड नहीं। जैसे उदाहरण? जैसे मान लीजिए सिर्फ पानी सप्लाई देखने वाला कोई बोर्ड है, या हाउसिंग बोर्ड है, या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या शहर सुधार न्यास इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। अच्छा, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। हाँ, ये अपने काम में स्वतंत्र होती हैं, नगर निगम या नगर पालिका से अलग। ये तो काफी विविधता है। अब इन सब निकायों में जो लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनकी भर्ती वगैरह का सिस्टम क्या है? क्या वो राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाते हैं? इस मामले में भारत में 3 तरह के सिस्टम चलते हैं और किसी एक राज्य या शहर में इनमें से कोई एक या मिले जुले सिस्टम हो सकते हैं। 3 सिस्टम कौन से? पहला है पृथक कार्मिक प्रणाली, सेपरेट पर्सनल सिस्टम। इसमें हर नगर पालिका अपने कर्मचारी खुद भर्ती करती है, उनका मैनेजमेंट देखती है और कंट्रोल करती है। अच्छा, मतलब हर निकाय का अपना स्टाफ? हाँ, इन कर्मचारियों का ट्रांसफर दूसरी नगर पालिकाओं में नहीं होता। सोचिए जैसे हर शहर की अपनी अलग कंपनी। ये सबसे आम सिस्टम है वैसे। ठीक है। दूसरा है एकीकृत कार्मिक प्रणाली, यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम। इसमें राज्य सरकार ही नगर पालिकाओं के कर्मचारियों की भर्ती, मैनेजमेंट और कंट्रोल करती है। राज्य सरकार करती है? जी। पूरे राज्य के शहरी निकायों के लिए एक कॉमन सर्विस या कैडर बना दिया जाता है। कर्मचारियों का ट्रांसफर राज्य के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में हो सकता है। अच्छा, सेंट्रलाइज्ड हो गया ये तो। हाँ, जैसे एक बड़ी कंपनी जिसकी कई ब्रांच हो। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी जैसे राज्यों में ये सिस्टम है। और तीसरा है समन्वित कार्मिक प्रणाली, इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम। इसमें राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के कर्मचारी एक ही बड़ी सेवा का हिस्सा होते हैं। एक ही सेवा मतलब उनका ट्रांसफर न सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर में हो सकता है, बल्कि नगर पालिकाओं और राज्य सरकार के विभागों के बीच भी हो सकता है। अरे, ये तो काफी फ्लेक्सिबल लगता है। हाँ, कह सकते हैं। उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों में ये देखने को मिलता है। और सबसे जरूरी सवाल, इन नगर पालिकाओं की कमाई के साधन क्या हैं? पैसा कहाँ से आता है इतने सारे काम करने के लिए? देखिए, इनके पास कमाई के मुख्य तौर पर 5 स्रोत होते हैं। 5 स्रोत? हाँ। पहला और सबसे बड़ा है कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू। टैक्स? हाँ। कौन सा टैक्स? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रॉपर्टी टैक्स, घरों, दुकानों, जमीन पर लगने वाला टैक्स। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स। इसके अलावा मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, प्रोफेशनल टैक्स, पानी का टैक्स, जानवरों पर टैक्स, रोशनी टैक्स वगैरह शामिल है।
कुछ उपकर भी लगाए जाते हैं, जैसे लाइब्रेरी सेस, एजुकेशन सेस। चुंगी भी होती थी पहले? हाँ, चुंगी ऑक्ट्रॉय भी एक बड़ा स्रोत था, पर अब ज्यादातर राज्यों में खत्म हो गया है जीएसटी के बाद। अच्छा, ये हुआ टैक्स रेवेन्यू। दूसरा है गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें टैक्स के अलावा दूसरी कमाई आती है। जैसे नगर पालिका की अपनी दुकानें या मकान है, उनसे मिलने वाला किराया, अलग अलग तरह के शुल्क, फीस और जुर्माने, रॉयल्टी, ब्याज और पानी सफाई जैसी सेवाओं के बदले लिए जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क, यूजर चार्जेस। ठीक है, दूसरा स्रोत। तीसरा है अनुदान, ग्रांट्स। केंद्र और राज्य सरकारों से अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मिलने वाली मदद, सरकार से ग्रांट। जी। चौथा है हस्तांतरण, डिवोल्यूशन। ये क्या है? इसमें राज्य सरकार अपने टैक्स कलेक्शन का एक हिस्सा नगर पालिकाओं को देती है। ये राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है, जैसे हमने पहले बात की थी। हाँ, स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर। बिल्कुल। और पांचवा स्रोत है ऋण, लोन्स, कर्जा। ये भी ले सकते हैं? हाँ, बड़े खर्चे जैसे कोई बड़ा पुल या सड़क बनानी है, उसके लिए नगर पालिकाएं राज्य सरकार या वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकती हैं। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा, मंजूरी जरूरी है? जी। क्या केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बिठाने के लिए भी कोई संस्था है, मतलब सेंट्रल लेवल पर कुछ? हाँ, एक केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। जी, इसे 1954 में बनाया गया था, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से। ये एक सलाहकार संस्था है, एडवाइजरी बॉडी। इसमें कौन होता है? इसमें केंद्र के शहरी विकास मंत्री अध्यक्ष होते हैं और राज्यों के जो स्थानीय शासन मंत्री होते हैं वो सदस्य होते हैं। अच्छा, मतलब केंद्र और राज्य दोनों के मंत्री। हाँ, ये परिषद नीति बनाने में मदद करती है, कानून सुझाती है, केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाने और योजनाओं पर सलाह देने का काम करती है। शुरू में ये गांव और शहर दोनों के लिए थी, पर 1958 के बाद से ये सिर्फ शहरी स्थानीय शासन के मामलों को देखती है। सिर्फ शहरी मामलों को। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत में शहरी स्थानीय शासन की एक काफी विस्तृत और कह सकते संविधान में स्थापित व्यवस्था है। इसमें नगर निगम से लेकर छावनी बोर्ड और विशेष एजेंसियों तक कई तरह के निकाय हैं। जी हाँ। और 74वें संशोधन ने इन्हें संवैधानिक आधार और ताकत देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जो सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए समझना वाकई बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये संस्थाएं जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करती हैं और शहरों के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। 74वें संशोधन ने इन्हें सिर्फ पहचान ही नहीं दी, बल्कि योजना बनाने, उन्हें लागू करने और अपने लिए संसाधन जुटाने के अधिकार भी दिए हैं। संविधान का भाग 9A मतलब अनुच्छेद 243B से 243ZG तक इसी पूरी व्यवस्था की नींव है। हाँ, आज की चर्चा से शहरी प्रशासन की ये जटिल तस्वीर मुझे लगता है काफी हद तक साफ हुई होगी, खासकर संवैधानिक प्रावधान और विभिन्न निकायों के कामकाज को लेकर। जी, अब एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि जिस तेजी से हमारे शहर बढ़ रहे हैं, उनकी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जैसे टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सबके लिए घर हो, बेहतर ट्रांसपोर्ट हो, पर्यावरण का संतुलन बना रहे। हाँ, चुनौतियां तो बहुत हैं। तो इन बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या ये संवैधानिक ढांचा काफी है, या इसे और प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर वाकई विचार किया जाना चाहिए। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।